गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर की जो क्लासेस चल रही हैं उनमें आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस की बात कर रहे थे हम सस्य विज्ञान में, एग्रोनॉमी में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये इसका फोर्थ पार्ट है। हम बीज पढ़ रहे थे, तो पहले 2 लेक्चर में हमने बीज पढ़ा है और बीज की परिभाषा पढ़ ली, बीज के टाइप पढ़ लिए, बीज की क्लासेस पढ़ ली। मैं आशा करता हूं आपको उसमें से सारा नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। तो मैं जितनी मेरी तरफ से कोशिश होती है चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की कहीं ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ मैंने आपसे एक चीज़ और पूछी थी पिछले लेक्चर में कि प्लीज़ आप बता दें कि कितने स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, कितने स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो वहीं से आगे बात करते हैं सीड वायबिलिटी की और सीड डोरमेंसी की। मैंने वैसे तो कल आपसे वादा किया था कि जो सीड के जो सेक्शंस हैं या सीड एक्ट है, नेशनल सीड एक्ट है या नेशनल सीड कॉरपोरेशन है या सीड एक्ट कब आया था, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करने का मैंने बोला था। लेकिन मैंने जैसे सिलेबस देखा उसमें ये सब कुछ है नहीं आपके लिए, तो दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। तो हम ये नहीं पढ़ सकते। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं आपका भी उसमें टाइम खराब होगा। हाँ, कभी भी टाइम मिलेगा तो उस लेक्चर के बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन जैसे सिलेबस देखा उसमें अगला टॉपिक हमें जो मिला वो सीड डोरमेंसी और सीड वायबिलिटी यानी कि सीड बीज की जीवन क्षमता है। तो उसी के बारे में हमें अब बात करनी है। तो हमने बीज की परिभाषा देख ली, बीज के टाइप और क्लासेस देख ली, और उसके बाद में आते हैं हम सीड डोरमेंसी और सीड वायबिलिटी पे। बीज की प्रसुप्ति और बीज की जीवन क्षमता, इसको बोल देते हैं बीज की जीवन क्षमता। पहले हम ये पढ़ेंगे बीज की जीवन क्षमता। ये क्या है? बीज की जीवन क्षमता यानी कि सीधे सिंपल शब्दों में ये बात समझ लीजिए कि जैसे ही आपने बीज पैदा किया यानी कि फसल को काटा और उससे बीज निकाल लिया, बीज पैदा हो गया, बीज को पैदा होने के कितने दिनों बाद तक वो अंकुरित हो सकता है, वो क्या है? बीज की जीवन क्षमता। यानी कि आपने आज के दिन यूं मान लीजिए कि कोई फसल काटी है, या फिर यूं मान लीजिए कि गेहूं की फसल है, उसको आज के दिन आपने काट लिया, या चना की फसल है, बाजरा की फसल है, उसको आज आपने काट लिया और उसके बीज निकाल लिए। उसके बीज निकालने के 30 दिन बाद आपने देखा कि वो बीज उग सकते हैं या नहीं उग सकते। बिल्कुल सामान्य कंडीशन देनी है, वही कंडीशन देनी है जो उस बीजों को उगने के लिए चाहिए। कंडीशन का ध्यान रखना है, वातावरण का ध्यान रखना है। तो आपने 30 दिन बाद देखा कि वो बीज उग सकते हैं। गेहूं का बीज है, 30 दिन बाद उग गया, 60 दिन बाद देखा उग गया, 90 दिन बाद देखा उग गया। ऐसे करते करते आपने अगले साल देखा कि 1 साल बाद बीज उग सकता है या नहीं गेहूं का, तो फिर वो उग गया। फिर आपने 2 साल बाद देखा, फिर वो उग गया। अगर आपने 2 साल 3 महीने बाद उसको उगा करके देखा और वो नहीं उगा, तो वही उतनी ही उसकी जीवन क्षमता है। कितनी? 2 साल, क्योंकि 2 साल तक ही वो उगा है। यानी कि सीधी सिंपल सी बात ये समझनी है कि जितने काटने के बाद, बीज निकलने के बाद, बीज पैदा होने के बाद जितने दिनों बाद वो अंकुरित हो सकता है, बीज की जीवन क्षमता कहलाती है। सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बीज की जीवन क्षमता की परिभाषा भी लिख सकते हैं आप इसी प्रकार। बीज पैदा होने के बाद जब तक बीज अंकुरित हो सकता है वह बीज की जीवन क्षमता कहलाती है। यानी कि एक तो बीज सड़ा गला हुआ नहीं होना चाहिए, एक बीज खराब नहीं होना चाहिए, एक बीज टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीज में पर्याप्त मात्रा में क्या है जो नमी होनी चाहिए, बीज की अंकुरित प्रतिशत अच्छी होनी चाहिए, अंकुरण अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? बीज की जीवन क्षमता बोल देते हैं। बोल दिया आगे भाई। अब इसको कैसे पता लगाएंगे? लगा करके पता देखना, उनको बीजों को लगा करके ही देखना पड़ेगा क्या हमें? लेकिन इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे ना तब तक काम में आएगा ये टेस्ट, जो सीड वायबिलिटी का टेस्ट है। कौन सा, क्या नाम है इसका? टेट्राजोलियम टेस्ट।
टेट्राजोलियम टेस्ट, यानी कि TZ टेस्ट, सीधा सिंपल नाम TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, TZ टेस्ट। हाँ, तो अब इसमें देखो करना क्या होता है, पहले इसको सिंपल सा समझ लो और उसी के अनुसार आप लिख भी लेना। मैं इसको कंप्लीट पूरा नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इसकी अगर परिभाषा की मैं बात करूंगा या इसको एक्सप्लेन लिखाने में लगूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हिंदी मीडियम में अलग लिखाना, इंग्लिश मीडियम में अलग लिखाना और वीडियो पूरी हो जाएगी, 20-25 मिनट की वीडियो होती है। तो उसमें आगे देखो TZ टेस्ट होता क्या है। TZ टेस्ट सिंपल है कि इसमें 2, 4, 5 टेट्राजोलियम क्लोराइड नाम का एक केमिकल होता है, टेट्राजोलियम क्लोराइड। इस नाम का एक केमिकल है। इस केमिकल में बीजों को भुगो दो, अगर उनकी जीवित कोशिकाएं लाल हो रही है, उनका रंग लाल हो रहा है तो वो उनकी जीवन क्षमता सही है, अगर वरना उनकी जीवन क्षमता सही नहीं है। जीवन क्षमता ये सही नहीं है इसका मतलब वो नहीं उग सकते। सिंपल चीजें हैं, ध्यान रखना है। तो आपको सीधी सिंपल सी बात पहले ये ध्यान रखनी है कि जो केमिकल का नाम है वो, अब मैं बता दूं कि हैदराबाद की जो विश्वविद्यालय है वहां पर एक टेस्ट हुआ धान के बीजों को लेकर, TZ टेस्ट है वो। हाँ, धान के बीजों को लेकर वो टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में क्या हुआ कि उन्होंने 100 से 200 दाने लिए, छिलके उनके ध्यान से पहले छिलके उतारे धान के छिलके उतारने के बाद उन्होंने उसमें से 100 अच्छे से अच्छे दाने, यानी कि कुछ छिलके उतारते वक्त बहुत ध्यान से उतारे लेकिन फिर भी कुछ खराब हो गए या कुछ उन्हें गले सड़े लगे या कुछ में उन्हें बीमारी लगी या कुछ भी, उन्होंने 100 दाने ले लिए। उन्होंने 100 दाने ले लिए और उनको 24 घंटे तक TZ यानी टेट्राजोलियम क्लोराइड में उन्हें रखा। उन बीजों को कितने समय तक? 24 घंटे तक। उनमें से जो बीज अंकुरित होने थे उन बीजों को उन्होंने कहा कि ये सीड वायबल हैं, यानी कि इनकी जीवन क्षमता अभी बाकी है। क्यों कहा? क्योंकि जिन बीजों का रंग लाल हो गया था वो सीड वायबल थे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जीवित कोशिकाओं के साथ टेट्राजोलियम क्लोराइड अभिक्रिया करके उनकी कोशिकाओं को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अगर कोशिका जीवित नहीं है तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा और लाल रंग में भी परिवर्तित नहीं होगा, और लाल रंग में परिवर्तित नहीं होगा इसका मतलब है कोशिका जीवित नहीं है। कोशिका जीवित नहीं है तो वो अंकुरित भी नहीं हो सकता। सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गया होगा। एक और टेस्ट रहता है कोल्ड टेस्ट, तटस्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं तटस्थ परीक्षण। तटस्थ परीक्षण होता क्या है? देखो सिंपल सी चीज है। तटस्थ परीक्षण में या कोल्ड टेस्ट में सिंपल सी चीज है कि कोई भी बीज को लो, उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में उगाओ और फिर कुछ समय बाद उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल कर दो। अगर वो उग जाता है तो वह, ये टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है वैसे, तो वह सीड वायबल है या उसकी जीवन क्षमता अभी बाकी है, वरना नहीं है। यानी कि पहले उसको प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब है बहुत ठंड में उगा दो, यानी कि 2, 3, 4, 5 डिग्री तापमान पर, 2, 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपने उसको उगा दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद आप सीधा सिंपल सा काम करो कि उसको परिस्थितियां अनुकूल कर दो। अगर वो अभी भी जीवित है तो इसका मतलब उसकी जीवन क्षमता है, वरना उसकी जीवन क्षमता पॉसिबल नहीं है, वो मर चुका है। तो ये इतनी सी बात थी सीड वायबिलिटी में या बीज की जीवन क्षमता में जो आपने अभी देखी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो इतना बताया था वो समझ में आया है। उसके बाद में आगे हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक है सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्ति, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था TZ टेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सीड डोरमेंसी एक्चुअल में होती क्या है। सीड डोरमेंसी होती है कि बीज है आपके पास, परिस्थितियां अनुकूल है,
आपने लगाना स्टार्ट किया लेकिन वो लगा नहीं, बीज अंकुरित नहीं हुआ। यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में भी, लेकिन वो अंकुरित हो सकता है, ये ध्यान रखना। अनुकूल परिस्थितियों में जो बीज अंकुरित हो सकता है वो अंकुरित हो सकता है। इसकी क्या है सीड डोरमेंसी का, सीधा सिंपल सा बात है, आपने बीज लिया और अनुकूल परिस्थितियों में उगाया, अनुकूल नमी है, अनुकूल मृदा है, अनुकूल वातावरण है, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करता, सीड अंकुरित नहीं करता, तो वो क्या कहलाती है? सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्ति। यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में भी बीज अंकुरित ना हो, सीड डोरमेंसी कहलाता है। अब सीड डोरमेंसी की सीधी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि अनुकूल परिस्थितियों में भी जब है बीज अंकुरित नहीं होता तो बीज प्रसुप्ति कहलाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसको कारण देखते हैं कि होता क्या कारण है, फिर ये कारण या फिर इसके कॉजेज क्या है। कोजेज इसके बड़े सिंपल रहते हैं। देखो, कोजेज देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि बीज होता कैसा है या कैसा दिखता है। आप सभी को पता है, आप सभी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, मेरा बताना फर्ज है, मैं बता देता हूं कि बीज किस प्रकार होता है। बीज होता है इस प्रकार का, बीज बना होता है। ये होता है आपका बीज आवरण, या इंग्लिश में बोले तो सीड कोट। सीड कोट ये है आपका भ्रूण और ये है आपका भ्रूणपोष, या फिर इंग्लिश में बोले तो एंडोस्पर्म, और इसको एम्ब्रियो, और इसको बोलते हैं सीड कोट। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि बीज अंकुरित कैसे होता है। हमने मृदा में भी पढ़ा है, या सस्य विज्ञान में भी पढ़ते आ रहे हैं, या पीछे की क्लासेस में भी देखा है, या हमने जितने भी समय से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, हमें ये पता है कि बीज को अंकुरित होने के लिए नमी चाहिए। अब देखो होता क्या है, ये देखो, ये सीड जो बीज आवरण है ना, जो इसकी रक्षा करता है, इसमें छोटे छोटे होते हैं बेटा छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं। मैं बड़े बना रहा हूं क्योंकि आपको दिखाई दे जाए। तो यहां से क्या होता है कि यहां पर ये है ना, बीज का भोजन है, बीज का भोजन है, और बीज का भोजन बीज के सबसे बीच वाले पार्ट है ना, उसमें उपस्थित होता है। अब कोई भी एक अलग सी बात करते हैं कि थोड़ा सा इस टॉपिक से हट जाते हैं, बात करते हैं कि कोई भी मनुष्य है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, चाहे कोई भी पेड़ पौधा है, वो अपनी संतान को सबसे ज्यादा सुरक्षा देना चाहता है, और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर वो चला जाए ना, पेरेंट्स चला जाए उसकी जिंदगी से, तो भी उसको कहीं ना कहीं से भोजन जरूर मिल सके, यानी तो भी वो जीवित जरूर रह सके। ये वो सुनिश्चित करना चाहता है, चाहे कोई भी प्राणी है दुनिया में। ऐसा ही पेड़ पौधों के साथ होता है। तो पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? अपने बच्चे को सुरक्षित रखते हैं काफी समय तक, और उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके वो ये चाहते हैं कि जब जो उनकी संतान है, जो उनका बीज है, वो अलग हो, तब उसमें एक आवरण बना हो जो उनको प्रोटेक्ट करे, सब चीजों से। और दूसरी चीज वो ये चाहते हैं कि उनके पास खाना भी मौजूद हो। तो क्या करते हैं, बीच में वो उसको खाना प्रदान कर देते हैं, और ये उसका आवरण हो जाता है जो उसकी रक्षा करता है। और एक्चुअल में जन्म इसको लेना है, एक्चुअल में बीज ये है, भ्रूण है वो बीज है एक्चुअल में, और ये इसका खाना रहा, और ये इसका आवरण रहा। ये चीज है।
तो हमने पढ़ा था कि नमी की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है, नमी की आवश्यकता होती है? देखो कि यहां पर इसमें पानी आता है बीज के अंदर, बीज के आवरण के अंदर जो छेद होते हैं वहां पर पानी आ जाता है, और पानी वो कहां पर आता है फिर? भ्रूणपोष में। और भ्रूणपोष क्या है? पानी से अभिक्रिया करने लगता है। भ्रूणपोष जैसे ही पानी से अभिक्रिया करने लगता है, वो पानी भ्रूण को भी मिलता है। भ्रूण को क्या है? खाना मिलता है। भ्रूण को खाना मिला तो भ्रूण का आकार बढ़ने लगता है। भ्रूण का आकार कैसे बढ़ेगा? कि भ्रूण को खाना मिला, भ्रूण को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मिला, और भ्रूण क्या है? बड़ा होने लगा। भ्रूण जैसे ही बड़ा हुआ, सीड कोट है, बीज आवरण है, वो टूट गया। बीज कोट जैसे ही टूटा तो वहां पर क्या है? यहां से जो ये भाग है ना एम्ब्रियो का, भ्रूण का, ये कोलियोप्टाइल के रूप में बाहर निकलता है। यानी कि सबसे पहला जो हरी चीज आपको दिखाई देगी बीज के अंकुरित होते ही, वो होता है। बीज निकल जाता है, धीरे धीरे अपने आपको डेवलप करता है। इस प्रकार क्या है? बीज धरती से अपनी लड़ाई करते हुए बाहर निकलता है, यहाँ पर पानी मिलता रहता है, भ्रूण आगे बढ़ता रहता है और धरती से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार बीज अंकुरित होता है। तो नमी का योगदान भी समझ में आ गया होगा, और सीड कोट अंकुरित सीड अंकुरित कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा। इसका अब हमारी टॉपिक सीड डोरमेंसी से क्या लेना देना है वो देखेंगे। अब हम पढ़ रहे थे कि सीड बीज अगर अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित ना हो तो सीड डोरमेंसी है बेटा। अगर सीड डोरमेंसी है या बीज प्रसुप्ति है तो उसके कारण क्या है? तो पहला कारण तो सीधी सी बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये बीज आवरण है, ये अगर कठोर है, ये इसके छेद नहीं है, इसके कठोर है, ये उसको पानी को अंदर ही नहीं जाने देगा, तो ये नहीं फूलेगा। ये नहीं फूलेगा तो ये भी नहीं आगे बढ़ेगा, इसको भोजन नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसका अंकुरण नहीं होगा। पहली बात समझ में आ गई कि बीज आवरण कठोर है। कठोर बीज आवरण का क्या नुकसान है? कि पानी नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, बीज आवरण का क्या नुकसान हुआ? कि पानी नहीं मिला और वो उसका नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया? पानी नहीं मिला तो बीज अंकुरित नहीं हुआ। पानी मिलने की वजह से तो भ्रूणपोष में पानी आता है, भ्रूण अंकुरित होता है, लेकिन पानी नहीं मिला, नमी नहीं मिली तो अंकुरित भी नहीं हुआ। तो पहला कारण तो सीधा हो गया कि कठोर बीज आवरण होगा। दूसरा पॉइंट देख लो, ग्रोथ इनहिबिटर। भी ओके जुगाड़ है। ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि निरोधक। वृद्धि निरोधक, वृद्धि निरोधक का मतलब यह है कि कुछ रसायन इसमें ऐसे प्रवेश कर जाएंगे जिसके बाद ये वृद्धि नहीं करेगा, जिसके बाद इसको पानी मिले चाहे कुछ ही मिले। एंडोस्पर्म में, भ्रूणपोष में कुछ ऐसे केमिकल मिल जाएंगे कि उसमें कुछ ही मिलाते जाओ, जो इसके अंदर जो भोजन था ना वो अभिक्रिया नहीं करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट फैट कुछ बनाएगा ही नहीं। तो आगे ये फूलेगा क्या? इसको खाना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मर जाएगा। तो ये होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर के क्या कारण क्या हुआ? एंडोस्पर्म को क्या मिला? खाना, नमी तो मिली एंडोस्पर्म को, लेकिन क्या नहीं मिला? एंडोस्पर्म कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, और कार्बोहाइड्रेट न बनने के कारण क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। कार्बोहाइड्रेट नहीं बनने के कारण इसको खाना नहीं मिला, इसको खाना नहीं मिलने के कारण इसका जन्म नहीं हुआ। तीसरी चीज आती है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। हाँ, तीसरी चीज इसमें जो आती है वो आती है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स एब्सेंस, इनकी होती है प्रेजेंस, उपस्थिति, और इनकी अनुपस्थिति। ग्रोथ रेगुलेटर यानी जो वृद्धि करवाते हैं उनकी अनुपस्थिति, यानी कि एंडोस्पर्म में वो केमिकल ही नहीं है, वो रसायन ही नहीं है इसके पास जो वृद्धि कर सके।
अब वो रसायन नहीं है जो भ्रूण को भोजन दे सके, अब वो रसायन नहीं है जो भ्रूण तक भोजन पहुंचा सके, वो रसायन भी नहीं है जो भ्रूण को ये बोल सके कि तेरे को वृद्धि करनी है, या भ्रूण की वृद्धि करवा सके, या भ्रूण को उत्साहित कर सके कि उसको जन्म लेना है। वो रसायन ही नहीं है तो ये कहां से दोनों जर्मिनेट करेंगे? क्या भ्रूण जर्मिनेट ही नहीं करेगा, भ्रूण यही भूल जाएगा कि तेरा काम क्या है, वृद्धि रोधक, वृद्धि सपोर्ट करने वाले जो केमिकल है वो नहीं होंगे। तो अब इसमें कोई काम, कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए ना जो इसको बताए कि हाँ भाई तेरे को आगे वृद्धि करनी है, पानी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भोजन तेरे पास आ गया, अब आगे भी बढ़ना है तेरे को जिंदगी में। लेकिन ऐसे बताने वाला कोई इंसान इसके आसपास ना हो तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ये इंसान का काम यहाँ पर जो ग्रोथ रेगुलेटर है वो हार्मोन करते हैं। बात समझ में आ गई? 3 ही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, टेम्परेचर, तापमान। अगर तापमान है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इनके जो पोर्स है ना, जो इसके छेद हैं, वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही बंद हुए, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो वृद्धि भी नहीं हुई, सिंपल चीज। अब यहां से हमें यह बात और याद रखनी है कि टेम्परेचर की वजह से बीज आवरण प्रभावित होता है। आगे का अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो क्या आता है? लाइट। आगे का अगर पॉइंट है तो लाइट, लाइट की वजह से भी सेम होता है। अगर इसको अच्छी लाइट ना मिले, अगर इसको अच्छा प्रकाश ना मिले तो भी इसके अंदर भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि पौधे या बीज में भोजन तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ही बनता है भाई। ये तो आप 6ठी 7वीं से ही पढ़ रहे हो। अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई या भोजन जो पहले उपस्थित था उसने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या लाइट की बिना अभिक्रिया करने से मना कर दिया तो ये भ्रूण है वो जन्म लेगा क्या? बच्चा जन्म ले लेता है लेकिन उसको खाना पीना, दूध दही कुछ दोगे ही ना तो वो मरेगा ही ना। तो ये भ्रूण है वो उग जाएगा, थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा लेकिन मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा, अंकुरित ही नहीं होगा। तो इतनी सी सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है। अब तक आप सिंपल चीजों पर ध्यान देंगे पहले तो चीजें समझ में आएंगी। ज्यादा डीप में जाना हो तो हम आगे के लेक्चर्स में भी बात करेंगे, और आगे के लेक्चर्स में नहीं, आगे की क्लासेस में भी इसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। सीड डोरमेंसी को बहुत बढ़िया टॉपिक माना जाता है, तो इसमें आगे जाएंगे, उस क्लासेस में आगे जाते हैं। अब इसके बाद में आता है, हाँ भाई इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की होती है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के कारण समझ में आएगा, कठोर बीज आवरण, ग्रोथ इनहिबिटर की प्रेजेंस, ग्रोथ रेगुलेटर की एब्सेंस, टेम्परेचर, तापमान या लाइट, ये है क्या सीड डोरमेंसी के टाइप, काजेस। और इसके बाद में आता है टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। पहला रहता है प्राथमिक और दूसरा रहता है, आप सभी जानते हैं, सभी होशियार हैं कि प्राथमिक के बाद द्वितीयक आता है, या मैं हिंदी में तो नहीं लिखूंगा, अच्छा नहीं लिखा जाता, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक में देखो सीधी सिंपल सी बात है कि अभी कोई फसल है, कटने के लिए तैयार है, कटने से पहले ही उसका बीज जवाब दे दे, कटने से पहले ही उसमें कोई केमिकल की कमी हो जाए, आपका बीज उत्पादन करने से पहले ही, जब वो बीज फसल के अंदर ही है तब भी उसकी डोरमेंट स्थिति आ जाए, तब भी वो अंकुरित करने के लायक ना हो, तो उसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी। और जब आपने बीज निकाल लिया, आपके भंडारण में कोई समस्या आ गई, उस पर कोई रोग आ गया भंडारण में, या फिर कोई कीट आ गया, या फिर उसकी स्थिति डोरमेंट, लाइट ज्यादा पड़ गई उस पर, या फिर उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन नहीं किया, तो क्या हो जाएगा?
डोरमेंसी आएगी, यानी कि कटने के बाद फसल से, अपने पेरेंट से, पैतृक जो पौधा है उससे बीज निकलने के बाद अगर वो ना आए, उसकी जन्म ना ले, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी। और प्राइमरी कौन सा है, जो बीज के अंदर ही, जो पौधे के अंदर ही डोरमेंट हो जाए, यानी कि वो उगने से मना कर दे, ऐसी बहुत सी स्थिति होती है। ठीक है, दो टाइप है, दोनों याद रखने हैं बस। जो एक तो उगने से बीज निकालने से पहले की स्थिति है, प्राथमिक, और बीज निकालने के बाद भंडारण में कोई समस्या के कारण हो तो सेकेंडरी। आगे आता है या द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक बोलते हैं, हिंदी वालों को इतना तो पता होगा, शाबाश। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि डोरमेंसी को तोड़ा कैसे जाए। डोरमेंसी को तोड़ना भी तो होता है कि सारे सीड डोरमेंट हो गए, अब हम नहीं उगाएंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो डोरमेंसी को कैसे तोड़ें, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। यानी कि ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, यानी कि बीजों की जो प्रसुप्ति अवस्था है उसको तोड़ने के तरीके क्या है। पहला तो बात सीधी सी है, इसका इलाज कर दो। अगर इसके कारण हुआ है तो इसका इलाज कर दो। कैसे, कि बीजों का आवरण खुरचना, बीजों का आवरण खुरचना। देखो सीधी सिंपल सी बात है, चना सभी देखा है, राजस्थान के हो, चना सारे जानते हो। चने का जो ऊपरी आवरण है उसको उतार दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। जब उगाना है तो वो अगर उसमें प्रसुप्ति अवस्था नहीं है तो ही वो 2-3 दिन पहले उग जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन तो सीड कोट में से पानी निकलने में ही लगता है। अगर उसमें प्रसुप्ति अवस्था है कठोर बीज आवरण के कारण, तो उसका क्या काम करो, आपको प्रसुप्ति अवस्था चली जाएगी कठोर बीज के कारण जो है। तो इसी के कारण उसका कठोर बीज है, उसको कैसे तोड़ा कैसे जाता है, इसको या तो ड्रम में, या तो इसको क्या काम करो, ड्रम में डाल लो। आपने ड्रम में डाला बीज को, और ये आपने ड्रम में बीज को डाला। अब ड्रम को क्या कर दो, गोल गोल घुमाओ। अब गोल गोल घुमाएंगे तो वो क्या है, बीज का जो आवरण है या तो वो सॉफ्ट हो जाएगा या वो टूट जाएगा। सीड कोट टूट गया। अब सीड कोट टूट गया तो इस समय में हमारे और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा आता है आपका इसमें इसमें और भी तरीके आते हैं। इसको पीट करके तोड़ा जा सकता है, या और भी बहुत से तरीके होते हैं। सॉरी। दूसरा आता है आपका प्रकाश उपचार। प्रकाश उपचार में कि कई बार क्या होता है, प्रकाश के कारण, कम लाइट की वजह से सीड डोरमेंट हो जाता है, फिर उसको ज़्यादा लाइट दी जाती है जिसके कारण वो उपचारित तो हो जाता है। प्रकाश उपचार में मुख्यतः ये पढ़ा जाता है या ये लिखा जाता है कि अगर लाल रंग की किरणें है ना, जो सूर्य से लाल रंग की किरणें आती है वो उस पर गिरती है तो बीज को अंकुरित करने के प्रतिशत है वो बढ़ जाते हैं, अंकुरण का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, बीज अंकुरित होना है वो ज़्यादा हो जाता है। तो रेड रेज, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो तापमान। तापमान से बीज प्रसुप्ति को कम किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है इसका तापमान का उपचार, यानी कि अधिक तापमान पर उपचारित कर दो इसको। अधिक तापमान पर उपचारित करने का क्या फायदा होगा कि अधिक तापमान है तो इसके कारण आवरण है, इसके छेद खुल सकते हैं। अधिक छेद खुल सकते हैं तो नमी भी जा सकती है, यानी कि बीज उग सकता है। अगर दूसरी चीज ये आती है कि तापमान बढ़ने के कारण इसमें से आगे ये बीज आवरण टूट भी सकता है। चौथा इसका पॉइंट आता है आपके दबाव के कारण। इस पर दबाव डाल करके कठोर बीज आवरण को तोड़ा जा सकता है, या दबाव के कारण आप ये कर सकते हो कि इसके छेद हैं वो खुल सकते हैं। तो इस पर तकरीबन अगर मैं बात करूं दबाव की तो 2000 वायुमंडल दाब के बराबर, या फिर यूं कह दीजिए कोई भी क्रॉप, यानी लहसुन की बात करते हैं। लहसुन में क्या करो आप 2000 दाब पर लहसुन को
2000 दाब कैसे, लहसुन में 2000 दाब कैसे मेंटेन होगा? जल में इसको क्या काम करो, जल में रख दो और उसका तापमान जल का 18 डिग्री सेल्सियस कर दो और बीज को रख दो, तो लहसुन की वो सीड डोरमेंसी है वो टूट जाती है और इसका उपचार किया जा सकता है। लहसुन में पानी में रखना है तो तापमान कितना बताया था? 18 डिग्री सेल्सियस। इससे ये प्रेशर सही किया जा सकता है। आगे आता है आपका रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार में रसायन कौन कौन से हैं? रासायनिक उपचार में 0.1% सल्फर, या हिंदी में बोलते हैं गंधक, या H2SO4 नामक जो अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, या हम पोटेशियम नाइट्रेट का 0.1% का घोल लेकर के उसमें डाल सकते हैं, या फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ग्रोथ जो रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ वृद्धि करते हैं, जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं जो वृद्धि करवाते हैं, अगर उनकी कमी हो तो हम एक काम और कर सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड जो ग्रोथ प्रमोटर है उसके सहायता उससे बीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीज ट्रीटमेंट इसीलिए आवश्यक है क्योंकि बीज की प्रसुप्ति अवस्था ना हो, आवश्यक है। एक कारण ये भी है, बाकी के बहुत भी कारण है। जिब्रेलिक एसिड के साथ जब आप अभिक्रिया करवाएंगे, जिब्रेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने से क्या हो जाएगा, इसका अंकुरण प्रतिशत है वो बढ़ जाता है और इसकी जड़ें भी जल्दी निकलेंगी और वृद्धि भी जल्दी होगी। तो ये था आपका बीज प्रसुप्ति या सीड डोरमेंसी किसको कहते हैं। सीड डोरमेंसी की परिभाषा पढ़ी थी कि अनुकूल परिस्थितियों में भी बीज ना उगे तो बीज प्रसुप्ति कहलाता है। उसके बाद उसके कारण पढ़े थे, लाइट है, टेम्परेचर है, बीज आवरण है, कठोर बीज आवरण होता है, ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ रेगुलेटर की एब्सेंस होती है, ये कारण थे। इसको सही टाइप कितने थे, प्राथमिक और द्वितीयक 2 थे। जब आपने पढ़ा था कि फसल में ही अगर सीड डोरमेंट हो जाए तो प्राइमरी है और फसल के बाद भंडारण में डोरमेंट हो तो सेकेंडरी है। लास्ट में आता था आपने किस प्रकार इनको सही किया है, दाब विधि है, ताप विधि है, प्रकाश द्वारा है, या फिर उसको रसायनों का प्रयोग करके है, इन सभी को, या फिर भौतिक भी था जो ड्रम वाला मैंने बताया था। इसके अलग अलग आगे इसके आगे और बहुत से पार्ट रहते हैं, लेकिन उतना डीप में जाना नहीं है, आपका सिलेबस में इतना ही कहता है तो इतना ही पढ़ना है। हाँ, बीजों का आवरण का मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, तो इनको सभी को पढ़ना है। और लास्ट में मैं एक बात और फिर से दोबारा कहूँगा कि अगर कोई बच्चे को कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ बताएगा कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मेरे को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, समझना आपका ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि हिंदी मीडियम के बच्चे कितने हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितने हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे और बता दीजिए प्लीज़, अगर समझ में आया है तो भी और नहीं आया है तो भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।